नमस्कार, जय हिंद। बिहार पुलिस मद्य निषेध साइंस, जी हाँ, एनसीईआरटी साइंस। आपको पता है कि मैंने आप लोगों के लिए खासकर साइंस 9th और 10th, बिल्कुल मैं आपको दिखा दूं, पूरे किताब से क्लास 9वां और 10वां का एक एक क्वेश्चन कम निकाल करके, ये 9th और 10th दोनों पुस्तक आपको दिखाई दे रहा होगा। एक एक पेज को पढ़ करके निकाल करके आपको पीडीएफ तैयार कराया गया है। जी हाँ, दोनों का, 9th और 10th दोनों का। चूंकि आपको पता है कि मद्य निषेध हो या बिहार पुलिस हो, साइंस तो भैया एनसीईआरटी ही कवर कर पाएगा, और किसी को भी पढ़ते रहिए, कोई मतलब नहीं है। तो इन दोनों का कंप्लीट पीडीएफ आपको मैं उपलब्ध करा रहा हूं। पाठशालाविद के ऐप पर आपको ये उपलब्ध कराया गया है। कैसे मिलेगा ये आपको जानकारी मैं पहले दे देता हूं, फिर उसके बाद इसका सॉल्यूशन मैं कराऊंगा। तो देखिए, पाठशालाविद के ऐप डाउनलोड करके उसमें आप लॉगिन कर लीजिए, मोबाइल नंबर नाम डाल करके। सबसे पहले नंबर पर आएगा आपका लाइव कोर्स का, सबसे पहले उस पर क्लिक करना है। क्लिक करके आपको 2-3 पीडीएफ उसमें फ्री दिया गया है, डेमो आप चेक कर सकते हो। बेहतरीन कंटेंट है, मिला सकते हो। चाहो तो आप एनसीईआरटी बुक से एकदम लाइन बाय लाइन का क्वेश्चन तैयार किया गया है। एक एक टॉपिक का 80-80, एक एक चैप्टर से 80-80, 90-90 क्वेश्चन तैयार किया हूं, एक एक चैप्टर से। कुल 26 चैप्टर हैं, प्रश्नों का भरमार है। उसके अलावा भी 7-8 अदर टॉपिक भी करा दिया हूं। ये सब कुछ आपको बहुत ही कम कीमत पर उपलब्ध कराया जा रहा है, और कम समय के लिए। तो पीडीएफ आप चाहे तो वहां से जाकर के ले सकते हैं। बाकी देखिए, इससे पहले क्लास 9th का चैप्टर 1 मैं यूट्यूब पर करा चुका हूं। आज मैं कराऊंगा चैप्टर 2, और इन सब का पीडीएफ जो है, सारे क्लास का पीडीएफ आपको अवेलेबल है। क्लास में जो क्वेश्चन कराया जा रहा है, इससे अधिक पीडीएफ में क्वेश्चन है। जैसे क्लास में तो 50 ही क्वेश्चन कराता हूं, लेकिन जब पीडीएफ आपको दूंगा तो उसमें 80, 90, 70 ऐसे क्वेश्चन रहते हैं। तो ये है, अगर आपको लेना है पीडीएफ तो आप ये प्रोसेस फॉलो करिएगा। आखिरी में भी मैं और क्लियर बता दूंगा वीडियो के लास्ट में कि कैसे आप वहां तक पहुंच सकते हैं। तो चलिए, क्वेश्चन है, पहला प्रश्न। यदि किसी विलयन में विलेय पदार्थ की सांद्रता संतृप्त स्तर से कम हो, संतृप्त स्तर से अगर कम होती है सांद्रता, तो संतृप्त से कम है तो जाहिर सी बात है कि वो असंतृप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असंतृप्त। तो संतृप्त से कम हो तो उसको हम कह देंगे असंतृप्त विलयन। पहला प्रश्न बहुत ही आसान था। आगे जो प्रश्न आने वाले हैं, बहुत तगड़े तगड़े प्रश्न आने वाले हैं। पदार्थों को अलग करने की विधि, इस टॉपिक से एक सवाल आना ही आना है, निश्चित आएगा, ना का कोई सवाल नहीं है। आइए देखिए, विसमांगी मिश्रण जिसमें ठोस कण द्रव में परिक्षेपित रहते हैं, क्या कहलाते हैं? विसमांगी। आपको लग ही रहा होगा कि समांगी नहीं, मतलब एक जैसा नहीं है। ये दोनों विसमांगी अगर मिला भी दोगे ना, तो ये अलग अलग आपको दिखाई देगा। तो ये होगा विसमांगी मिश्रण। तो विसमांगी मिश्रण जिसमें ठोस कण द्रव में परिक्षेपित रहते हैं, क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाता है आपका निलंबन। निलंबन कहलाता है, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। निलंबन कहलाता है। ठोस कण जिस द्रव में परिक्षेपित रहेंगे वो निलंबन कहलाता है। इसका कोई एक उदाहरण देख लीजिए। जैसे पानी में पानी रखा है, इसमें मिट्टी डाल दीजिए, मिट्टी। तो मिट्टी जो है ये घुलेगा तो, बट पूरा नहीं घुलेगा, ये ऐसे जाकर के बैठ जाएगा, निलंबित रहेगा। ठीक है, तो ये निलंबन का उदाहरण हो जाता है। चलिए अगला सवाल। कथन वाला भी प्रश्न आता है एग्जाम में, तो कथन वाले प्रश्नों को भी रखना जरूरी है। और देखिए पहला कथन क्या कह रहा है। कथन, दूध एक प्रकार का कोलाइडल विलयन है। दूध एक प्रकार का कोलाइडल विलयन है, बिल्कुल सही है। निष्कर्ष कह रहा है दूध टिंडल प्रभाव दर्शाता है, बिल्कुल। कोलाइडल विलयन टिंडल प्रभाव दर्शाता है, दूध भी कोलाइडल विलयन है, तो दोनों आपका सही हो जाएगा। अब ध्यान रखिएगा, कोलाइडल विलयन में होता क्या है। कोलाइडल विलयन में है ना कि एक प्रकार का ये दिखेगा समांगी मिश्रण जैसा, लेकिन ये होगा विसमांगी मिश्रण। दूध में आपको देखने से लगेगा नहीं, जैसे पानी में मिट्टी देखेंगे तो वो पता चल जाएगा, लेकिन दूध को जब आप देखोगे तो वो अलग अलग कण दिखाई नहीं देंगे, लेकिन होते हैं वो विसमांगी मिश्रण ही, लेकिन उसके कण इतने छोटे होते हैं कि वो दिखते नहीं है। इसलिए छोटे छोटे कण तो होते हैं, कण होने की वजह से ये टिंडल इफेक्ट दर्शाता है। छोटा छोटा कण रहेगा, टकराएगा तो टिंडल इफेक्ट दर्शाएगा, ठीक है। लेकिन वही पानी में अगर चीनी घोल दीजिए तो वो पूरा घुल जाता है, वो टिंडल इफेक्ट नहीं दर्शाएगा। टिंडल इफेक्ट कोलाइड दर्शाता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है।
तो ये कोलाइडल विलयन है और दूध टिंडल प्रभाव दर्शाता है, दोनों सही है। चलिए, निम्न में से किसमें टिंडल प्रभाव नहीं देखा जा सकता है? दूध में तो अभी बताया देखा जा सकता है, घना जंगल में भी, कोलाइडल विलयन में भी, लेकिन कॉपर सल्फेट के विलयन में टिंडल इफेक्ट नहीं देखेंगे आप। एकदम एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन उठाया गया है, इसलिए ऑप्शन भी एग्जाम में आपको हूबहू ही आएगा। एकदम एक एक लाइन को बटोरा हूं वहां से, तो ध्यान रखिएगा, एक एक लाइन को बटोरा हूं। चलिए, ठोस पदार्थ को शुद्ध करने के लिए देखिए, अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो एनसीईआरटी क्लास 9th चैप्टर 2 यहां पर आपको मैं दिखा दूंगा। बिल्कुल कोई भी उसमें दो राय नहीं है, कोई छल फरेब धोखा नहीं है। देखिए, अध्याय 2 है ना, अध्याय 2 यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो मैं क्या बता रहा हूँ, ठोस पदार्थों को शुद्ध करने के लिए यहाँ पर देखिए, ये विलयन सब अलग करने वाला है ना, विलयन का गुण, विलयन साधन, ये सब तो इसी से निकाल करके एक एक क्वेश्चन को निकाला हूँ, इसीलिए तगड़ा क्वेश्चन बना है। ठोस पदार्थ को शुद्ध करना है, ठोस को अगर शुद्ध करना है के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाएगा? तो ठोस पदार्थों को शुद्ध करने के लिए आप क्रिस्टलीकरण कर सकते हो। ठोस पदार्थों को शुद्ध करने के लिए आप किसका प्रयोग करोगे? क्रिस्टलीकरण करोगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ठोस पदार्थों को शुद्ध करने के लिए किस विधि का? क्रिस्टलीकरण। चलिए, जल में घुले हुए सोडियम क्लोराइड, जल में सोडियम क्लोराइड घुल गया है, उसको कैसे पृथक करेंगे? जल में घुले हुए सोडियम क्लोराइड को आप पृथक कैसे करेंगे, कैसे अलग करेंगे? तो पहले तो वाष्पीकरण से भी कर सकते हो और आसवन से भी कर सकते हो। तो हम कहेंगे कि दोनों विधियों से कर सकते हैं। जल में घुले हुए सोडियम क्लोराइड को दोनों विधियों से अलग किया जा सकता है। जल में नमक और चीनी, ये बताइए, जल में अगर नमक और चीनी शरबत बनाते हैं आप लोग, तो क्या पानी को देखते हैं तो पता चलता है कि नमक है, चीनी मिला है? नहीं पता चलता है। तो जब ना पता चले तो वो हो जाता है समांगी मिश्रण। जल में नमक और चीनी का घुल किस प्रकार का मिश्रण है? तो वो समांगी मिश्रण का उदाहरण है। घुल गया, वो नहीं मिलेगा। निलंबन में देखा आपने कि मिट्टी, पानी में मिट्टी, तो ये लटकते रह रहा है, बैठा नीचे। कोलाइडल दूध, ये भी विसमांगी है, भले दिखता हो, विसमांगी नहीं होगा, समांगी होगा, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। चलिए, विलयन क्या है? विलयन तो दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण होगा विलयन। समांगी मतलब जैसे जल में चीनी घुल गया, ये समांगी है। जल में मिट्टी का घुलना विलयन नहीं कहेंगे, जल में मिट्टी का घुलना विलयन नहीं कहेंगे, क्योंकि विलयन के लिए समांगी मिश्रण कह सकते हैं। अब आपको पूछेगा कि चीनी पानी, तो कहेंगे हाँ ये समांगी मिश्रण है, इसको ये विलयन कह सकते हैं। क्लियर है ना? तो मुझे उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। देखिए, विलयन में क्या होता है? विलयन में होगा समांगी मिश्रण, जो घुल जाएगा, दिखाई नहीं देगा। जैसे अगर गिलास में नमक और चीनी का पानी रखे तो आप पता नहीं चल पाएगा आपको, वो विलयन होगा। लेकिन एक गिलास में नमक और मिट्टी रख दीजिए या बालू डाल दीजिए तो वो देखेंगे आप अलग अलग, तो वो विलयन नहीं होगा। जब विलयन कब होता है? जब दोनों मर्ज हो जाए, एकदम पता ना चले आपको। टिंचर आयोडीन किसका विलयन है? टिंचर आयोडीन तो आयोडीन और अल्कोहल होता है। इसमें क्या क्या होता है? ये प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है। आयोडीन और अल्कोहल होता है। सोडा जल और कोक में कौन सी गैस होती है? तो CO2, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ये तो बच्चे जानते हैं। सोडा जल और कोक में कौन सा? तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। चलिए, किस गैस को वायु का विलायक कहा जाता है? वायु का विलायक, वायु में आप जानते हैं कि कौन सा सबसे ज्यादा गैस है? तो कहेंगे नाइट्रोजन है 78%, 71% ऑक्सीजन है। अब ये बताइए, एक बड़ा सा जार ले लीजिए जिसमें 78% रख दीजिए जल, ठीक है, जल, और 20% या 21% रख दीजिए नमक, तो भाई जल तो घुल ही जाएगा इसमें, तो ये विलायक हो गया ना। उसी प्रकार से 78% नाइट्रोजन है, 21 ऑक्सीजन है और थोड़े बहुत और गैसेस हैं, तो इसी में सब घुला हुआ है, तो नाइट्रोजन हो जाएगा। बहुत अच्छा सवाल है। ऑक्सीजन मत लगा दीजिएगा, नाइट्रोजन ही लगाना है। आइए, निश्चित तापमान पर यदि विलयन में विलेय पदार्थ ना घुले, भैया नहीं घुल रहा है विलेय पदार्थ, तब वो क्या होगा? तब वो हो जाएगा संतृप्त विलयन। मतलब वो इतना संतृप्त हो चुका है कि अब उसमें नहीं घुल रहा है, तो यही होता है संतृप्त विलयन, ठीक ना। असंतृप्त मत लगा देना। चलो, निलंबन के बारे में कौन सा कथन सही है? निलंबन मैं शुरू में ही बताया था कि पानी में मट्टी अगर डाल दो, बालू डाल दो, तो वो क्या रहता है? वो घुलेगा नहीं, बैठेगा, घूमेगा, पानी में ही रहेगा।
तो निलंबन समांगी मिश्रण कैसे हो सकता है? नहीं होगा ना, क्योंकि समांगी के लिए तो भैया मिल जाना चाहिए, जैसे पानी में चीनी, तो पहला नहीं होगा। निलंबन आंख से दिखते हैं, आंख से तो देख ही लेते हैं हम लोग, निलंबन को आंख से हम लोग देख लेंगे, पानी में डालेंगे तो मिट्टी नीचे बैठे रहेगा। हमको गलत कथन छांटना है, तो निलंबन समांगी मिश्रण है, यही तो है गलत कथन। निलंबन जो है वो विसमांगी मिश्रण है, तो निलंबन क्या है? विसमांगी मिश्रण है, तो ध्यान रखिएगा। इससे प्रकाश का पटकीनन हो जाएगा, तो ये सही कथन है, ये भी सही कथन है, लेकिन ए जो है वो गलत कथन है, तो गलत कथन हमारा मिल गया। चलिए, निलंबन के बारे में फिर से गलत कथन। निलंबन मतलब आप समझ गए ना कि वो घुलेगा नहीं, इतना जान लीजिए। घुलेगा नहीं, साथ साथ दिखेगा भी, घुलेगा नहीं साथ साथ दिखेगा भी, तो यह अस्थायी होता है। देखिए, पानी रखे हैं हम, ठीक है, पानी है इसमें भरा हुआ, इसमें हम डाल दिए मिट्टी, तो ये मिट्टी अस्थायी रहेगा, तब तो ये घुल जाएगा और नीचे नहीं बैठेगा। ये क्या है? ये अस्थायी है, थोड़ा देर के लिए तो घुलेगा, लेकिन पानी को अगर शांत छोड़ दीजिए तो नीचे बैठ जाएगा। पानी में अगर मिलाइए तो थोड़ी देर तो लगेगा कि घुल गया, लेकिन थोड़ा शांत छोड़िए तो वो नीचे आ जाएगा, यानी कि वो अस्थायी नहीं रहा, वो अस्थायी है, कभी घुल जा रहा है कभी नहीं घुल रहा है, तो गलत कथन कह रहा है, तो यह अस्थायी है, तो ये तो सही कथन है ना। दूसरा, कण नीचे बैठ जाते हैं, छोड़ देंगे तो कण नीचे बैठ जाएंगे मिट्टी वाला, ये भी सही कथन है ना, ये भी सही। इसको छान के अलग कर सकते हैं, छान के इसको अलग कर देंगे छन्ना से, ये मट्टी अलग पानी अलग, हाँ ये भी सही है ना। यह समांगी मिश्रण है, समांगी रहता तो हमको दिखे हुए नहीं करता, जैसे चीनी पानी मिला दीजिए तो कहाँ दिखता है, दिखेगा। तो गलत कथन तो यही है, समांगी मिश्रण नहीं, ये विसमांगी, तो डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, मैंने कोशिश किया कि पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करा दो, एग्जाम में फंसने का कोई सवाल ही नहीं। और मैं कह रहा हूं पीडीएफ वाले ग्रुप, पीडीएफ अगर आप प्राप्त कर लेते हो तो पीडीएफ में और बढ़िया बढ़िया प्रश्न, इससे भी मतलब जो छूटा है 50 के अलावा और सब कुछ उसमें पूरा किताब का एकदम समझिए कि करके दिया हूं। कोलाइड किस प्रकार का मिश्रण? देखिए, निलंबन में देखते हैं, कोलाइड भी विसमांगी है लेकिन देख नहीं पाते हैं। जैसे दूध में बहुत सारे छोटे छोटे फैट हैं, वसा है, प्रोटीन, तमाम चीजें हैं, तो देख तो नहीं पाते हैं ना। दूध में अलग अलग कहाँ दिखता है, छोटा छोटा कण नहीं दिखता है हम लोग को। तो कोलाइड समांगी नहीं है, कोलाइड जो है विसमांगी, दिखाई देता है लेकिन समांगी जैसा। तो कोलाइड किस प्रकार का है? समांगी है? नहीं, कोलाइड है विसमांगी, विसमांगी। और कोलाइड निलंबन भी नहीं है, क्योंकि कोलाइड के कण नीचे नहीं हमको दिखाई देता है। कोलाइड विलयन भी नहीं है, क्योंकि विलयन में मिक्स हो जाता चीनी और पानी जैसा, लेकिन इसमें छोटे छोटे कण रहते हैं अलग, इसलिए टिंडल प्रभाव भी दर्शाता है। अगर मिक्स हो जाता तो टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता, तो बी हो जाएगा। छोटे छोटे कण द्वारा प्रकाश का फैलाना टिंडल इफेक्ट कहलाता है, तो ये बता ही दिया हूं। कोलाइडल मिश्रण को अलग करने की विधि, कोलाइडल को आप कैसे अलग करेंगे? दूध को कैसे अलग करते हैं? तो दूध को आप छान के कर देंगे अलग? नहीं, दूध को महते हैं मथनी से, अपकेंद्रीकरण सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं ना, तब जाकर के क्रीम अलग छहल आ जाता है। तो दूध से ही याद कर लीजिएगा, अपकेंद्रीकरण। कहेंगे हाँ भाई बिल्कुल अच्छे से समझ गए। कोलाइडल के बारे में कौन सा कथन गलत है, गलत कथन छांटना है? तो मैंने बताया कि कोलाइडल दिखता तो है भाई समांगी जैसा, लेकिन है विसमांगी, तो यह विसमांगी मिश्रण है, ये तो सही कथन है, गलत छांटना है। इसको आंखों से नहीं दिखता है, दूध में आप देख लेते हैं आंख से अलग अलग, नहीं देखते, ये भी सही कथन है। प्रकाश की किरणों को ये फैला देता है, यह भी सही है। इसको छान के, दूध को छान के कहां से अलग कर देंगे? उसको कह रहा हूं कि मथ के अपकेंद्रीकरण से उसको अलग करेंगे, छान के वो अलग नहीं होगा। दूध को अगर सोचेंगे कि छन्नी से छान के हम अलग कर दे, तो ना, उसको मथना पड़ेगा सेंट्रीफ्यूगेशन से। कोलाइडल किससे बनता है भाई? तो कोलाइडल जो बनता है परिक्षेपित अवस्था में परिक्षेपण माध्यम से बनता है, बी ऑप्शन। चलिए, विसमांगी मिश्रण को कैसे अलग करेंगे? विसमांगी है तो कुछ जगहों पर विसमांगी मिश्रण को तो चुन के, जैसे चावल में मिला दिया कंकड़ बड़ा बड़ा, तो चुन के, कुछ चीजों में साधारण भौतिक प्रक्रिया से अलग कर लेंगे। इसको अलग अलग विधि से अलग करते हैं, जैसा सिचुएशन रहेगा। नीली या काली स्याही से डाई को, देखिए 2 बार आपको ये प्रश्न मिलेगा, नीली या काली स्याही से अगर डाई को अलग करना है, डाई को अलग करना है, तब आप इसको वाष्पीकरण से करोगे अलग। जब डाई में से अलग करना हो तो वाष्पीकरण से कर लोगे।
लेकिन एक विधि और होता है क्रोमेटोग्राफी, जैसे पानी इसमें मिला करके इसको गर्म करिए तो वाष्प उड़ेगा और फिर वो कलर अलग होगा। ये वाष्पीकरण होता है नीली या काली स्याही से डाइयों को अलग करना। क्रोमेटोग्राफी कब होगा वो मैं बताऊंगा। यहाँ कंफ्यूजन होता है बच्चों को, लेकिन कंफ्यूजन मत रखिएगा, स्पष्ट हो जाइए। नीली काली स्याही से डाई को वाष्पीकरण से। विलायक से विलेय पदार्थ को कैसे पृथक करते हैं? विलायक से कोई चीज घुल गया तो विलेय पदार्थ को कैसे अलग करेंगे? तो विलायक से विलेय पदार्थ को आप वाष्पीकरण से अलग कर लीजिए, वाष्पीकरण से अलग कर लीजिए। जैसे चीनी में पानी को घोल दीजिए, अब कैसे अलग होगा? पानी को खूब उबालिए उबालिए तो सारा वाष्प बन के उड़ जाएगा, जो बचेगा वो आपका चीनी है, तो वाष्पिक। या नमक को भी अलग कर सकते हो। दूध से क्रीम को कैसे? तो मथ के, यानी अपकेंद्रीकरण, सेंट्रीफ्यूगेशन कहेंगे, ये तो जान ही गए। चलिए, रक्त और मूत्र की जांच में प्रयोगशाला में तकनीक कौन सा? तो देखिए, रक्त से अगर रक्त और मूत्र की जांच करना हो तो वही घुमा घुमा के आपने देखा होगा ब्लड टेस्ट वगैरह होता है, तो वो घुमाते घुमाते उसको जांच करता है, यानी कि अपकेंद्रीकरण। लेकिन रक्त से नशीले पदार्थों की जब जांच होती है, ड्रग वगैरह की, तब होता है क्रोमेटोग्राफी। तो यहां मूत्र और रक्त की जांच प्रयोगशाला में तो होगा क्या? सेंट्रीफ्यूगेशन। कपड़ा धोने का मशीन, कपड़ा धोने वॉशिंग मशीन देखते हैं कि गोल गोल कपड़ा को घुमाता है, जब घुमाने की बात आए ना तो सेंट्रीफ्यूगेशन। माठा महीने दही महीने में भी घुमाते हैं, गोल 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 ऐसे ऐसे घुमाते हैं, जब भी घुमाने का बात है तो सेंट्रीफ्यूगेशन लगाइएगा, ठीक है। दो अघुलनशील द्रवों को अलग करते हैं। अघुलनशील मतलब नहीं मिले एक दूसरे में, जैसे पानी में पेट्रोल डालिए तो नहीं मिलेगा, तो उसको कीप से आप अलग करिएगा, सेपरेटिंग फनल के द्वारा अलग करिएगा, पृथक्करण कीप से, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अघुलनशील रहेगा। तब मिट्टी के तेल से जल को, मिट्टी के तेल में जल को मिलाइए तो अलग अलग हो जाएगा, दोनों का अलग अलग घनत्व है, अलग हो जाएगा, इसको सेपरेटिंग फनल से आप अलग कर लीजिए, ठीक। चलिए, धातु शोध में लोहे को भी अलग कर सकते हैं सेपरेटिंग फनल से। देखिए, नमक और अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को कैसे अलग करेंगे? नमक और अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को, तो अमोनियम क्लोराइड होता है ऊर्ध्वपातन विधि से, इसको गर्म करेंगे तो ठोस से डायरेक्ट गैस बन जाएगा, यानी कि सब्लिमेशन से इसको हम अलग करेंगे। काली स्याही में उपस्थित डाई को पृथक करना। देखिए, काली स्याही में बहुत सारे कलर मिले हुए होंगे, अब सबको अलग अलग करना है, तब क्रोमेटोग्राफी पेपर पर इसको कर सकते हो, ठीक है। तो क्रोमेटोग्राफी यहां होता है। वाष्पीकरण नीली या काली स्याही से डाइयों को पृथक करने में हो रहा था, ठीक है। तो काली स्याही में जो मौजूद है डाई उसको, और वहां नीली और काली स्याही से, तो दोनों अलग अलग है मेरे भाई, दोनों ध्यान रखिएगा, दोनों एनसीईआरटी में बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिखा गया है। कहिए तो मैं दिखा दूं आप लोगों को, अगर डाउट लग रहा है तो मैं आप लोगों को दिखा दूं, ठीक है, बिल्कुल स्पष्ट है, कहीं कोई फंसने वाला नहीं है। देखिए, यहां पर अगर आपको दिख रहा होगा तो देखिए, है ना, क्रोमेटोग्राफी द्वारा काली स्याही में जो डाई है उसको अलग करना है, ठीक है। अब मैं आपको दिखा दे रहा हूं कि काली स्याही से वाला, दोनों को ढूंढना है ना, ये तो क्रोमेटोग्राफी हुआ है। देखिए, हाँ, अगर आप यहां देखेंगे, मैंने बोला आपको कि एक एक लाइन मैं एनसीईआरटी से नहीं छोड़ा हूं, देखिएगा, ये देखिए, ये देखिए, रंग वाले घटक को नीले अथवा काले रंग की स्याही से कैसे पृथक कर सकते हैं? ये पृथक करने के लिए देखिए यहाँ पर वाष्पीकरण का प्रयोग किया है, जल ये है, स्याही है, ये अलग, तो ये दोनों आपको अलग अलग कंडीशन है। ये बहुत अच्छा, मतलब मैंने आपको बोला ना कि एकदम ओरिजिनल एनसीईआरटी है भाई। देखो, बहुत सारे लोग मेरे दोस्त एनसीईआरटी के नाम पर कूड़ा कबाड़ा बेच के आप लोग को ठग लेते हैं, चूना लगा के चले जाते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये पीडीएफ बहुत कम समय के लिए, इसका रेट तो मैं 199 रखा हूं, लेकिन जानते हैं केवल आप लोगों के लिए पूरे किताब को पढ़ करके एक एक क्वेश्चन निकालना आप लोग के लिए कुछ समय के लिए केवल 79 में उपलब्ध करा रहा हूं। तो मौका का फायदा उठाइए और लेना है तो ले लीजिए, ठीक ना। चलिए, एक ही प्रकार के विलायक में घुले पदार्थों को कैसे अलग करेंगे? एक ही प्रकार के विलायक में, एक मिनट इसको हटा दो, ठीक है।
ये वाला प्रश्न करा दिया हूं क्या? चलिए तो इसके पहले वाला देख लो। हाँ, काली स्याही में फर्स्ट टाइप को क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। एक ही पदार्थ के विलायक में घुले पदार्थ को कैसे अलग करेंगे? तो एक ही पदार्थ के विलायक में घुला जो है उसको आप करेंगे कैसे करेंगे? क्रोमेटोग्राफी से ही उसको अलग करेंगे, ठीक ना। प्राकृतिक रंगों से पिगमेंट को अलग करने में भी क्रोमेटोग्राफी का इस्तेमाल होगा, ठीक। क्रोमेटोग्राफी, ये ध्यान रखिए। रक्त से नशीले पदार्थ को अलग करना क्रोमेटोग्राफी से अलग होगा। एसीटोन और जल को उसके मिश्रण से कैसे अलग करेंगे? तो एसीटोन को जल से उसको अलग हम करेंगे आसवन से। एसीटोन और जल को करेंगे हम आसवन विधि से करेंगे, ध्यान रखिएगा। दो घुलनशील द्रवों को भी आसवन विधि से ही करेंगे, आसवन विधि से ही करेंगे। दो घुलनशील घुल रहा है एक दूसरे में, आसवन विधि से करेंगे, ठीक ना। चलिए, लेकिन जिन घुलनशील द्रवों का क्वथनांक का अंतर 25 केल्विन से कम हो, आसवन तो रहेगा ही लेकिन वो प्रभाजी आसवन रहता है, प्रभाजी आसवन, ध्यान रखिएगा। एक प्रभाजी स्तंभ होता है, बस उसी का अंतर होता है। वायु से विभिन्न गैस को अलग करना है तो प्रभाजी आसवन का उपयोग करिए, क्योंकि क्वथनांक का अंतर कम होता है। पेट्रोलियम उत्पादक के घटकों को कैसे पृथक किया जाता है? तो ये भी आप प्रभाजी आसवन से ही कर सकते हैं, ठीक ना। पेट्रोलियम उत्पादकों के घटकों को प्रभाजी आसवन। अशुद्ध नमूने से शुद्ध कॉपर सल्फेट को कैसे प्राप्त करते हैं? तो अशुद्ध नमूना से शुद्ध कॉपर सल्फेट आप क्रिस्टलाइजेशन यानी क्रिस्टलीकरण से प्राप्त करिएगा। नोट कर लीजिएगा एक एक प्रश्न। समुद्री जल से जो नमक मिलता है उस नमक में होता है अशुद्धि, और अशुद्ध नमक से शुद्ध नमक प्राप्त करना है, नमक की अशुद्धियों को दूर करना है आपको, तो क्रिस्टलाइजेशन। अब अगर पूछे कि समुद्री जल से नमक निकालना है तब आप बता देंगे कैसे? आसवन वाष्पीकरण ना। चलिए, अशुद्ध नमूने से फिटकिरी अशुद्ध फिटकिरी में से शुद्ध, तो आप क्रिस्टलाइजेशन करिए। चलिए, निम्न में से कौन सा पदार्थ का भौतिक गुण नहीं है? घनत्व तो है, क्वथनांक भी है, रंग भी, ज्वलन रासायनिक है ना। चलिए, तत्व शब्द का प्रयोग रॉबर्ट बॉयल ने किया था 1661। किसके अनुसार तत्व वह मूल पदार्थ है जिसे रासायनिक अभिक्रिया द्वारा सरल पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता है? तो लेबोजियर ने ऐसे कहा था। यौगिक के घटकों को किसके द्वारा पृथक किया जाता है? यौगिक के घटकों को विद्युत रासायनिक या रासायनिक प्रोसेस से। रक्त किसका उदाहरण है? तो रक्त, आप जानते हैं कि रक्त में बहुत सारे चीज मिले हैं लेकिन दिखता नहीं अलग अलग, है ना। ये कोलाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोलाइड। और कोलाइड द्विसमांगी मिश्रण होता है, ये भी आपको पता है। चलिए, कौन सी धातु कमरे के तापमान पर? तो जानते हैं कि मरकरी धातु, धातु में ब्रोमीन होगा। निम्न में कौन उपधातु है? तो ये सभी हो जाएगा उपधातु। कमरे के तापमान से कुछ अधिक तापमान पर, तो गैलियम और सीजियम दोनों हो जाएगा। बहुत शानदार प्रश्न कराया। सड़े हुए अंडे जैसे गंध आती है, तो क्या? हाइड्रोजन सल्फाइड का, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड का। तो ये 50 प्रश्न हो गए। अब आपको बता देता हूं कि कैसे आपको मिलेगा पीडीएफ। तो आ जाइए, देखिए, थोड़ा सा वक्त दीजिए, पीडीएफ के लिए आपको मैं बता देता हूं। आप चले जाइएगा प्ले स्टोर पर। प्ले स्टोर पर आपको सर्च कर लेना है पाठशाला विद केके, और पाठशाला विद केके सर्च करेंगे, उसको लॉगिन कर लेंगे तो आपको जो है वो मिल जाएगा इस तरीके का, ठीक है। आपको लॉगिन करके नाम डाल देना है। उसके बाद देखिए आपको ये मिलेगा इस तरीके का होम पेज आएगा, ये आएगा होम पेज। ये इधर जाओ भाई, ये वाला आएगा होम पेज, ठीक है ना। यहाँ पर आपको पेड कोर्स पर क्लिक करना है। पेड कोर्स पर आप अगर क्लिक करते हो तो आपको फिर खुलेगा इस टाइप का। ये देखिए, आपको अभी मात्र 79 में मिल रहा है। आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो इस पर क्लिक करोगे तो आपको फिर ये पेज खुलेगा। ये पेज खुलेगा तो इसमें आपको कंटेंट पर क्लिक करना है। कंटेंट पर देखिए, अभी तो एक ही दिखा रहा है लेकिन आपको जब खोलेंगे तो 3 मिलेगा। 3 पीडीएफ आपको फ्री में, इस पर क्लिक करके आप मिलान करा लीजिएगा। मैंने वीडियो में भी दिखा दिया। अब मिलान कराना चाहे तो करा लीजिएगा, अब भरोसा है तब तो आप ऐसे ही फिर यहाँ आप परचेज कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे, आपको डायरेक्ट आपके परचेज का ऑप्शन आ जाएगा, कोई लेंदी प्रोसेस नहीं है। तो इस तरीके से आप परचेज करके सारे पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। उससे आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। साइंस के लिए फिर आपको भटकना नहीं पड़ेगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और क्वेश्चन का कलेक्शन भी आपको पसंद आया होगा।
फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।